चलिए बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। देखिए हमने देखा एज ए फाइनेंस मैनेजर को 3 डिसीजंस लेने होते हैं। पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड डिसीजन जो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि कौन से सोर्स से हम कितने फंड्स रेज करें और कितने फंड्स की हमें ज़रूरत है, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन जिसमें फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि जो भी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज डिविडेंड और कितना पार्ट जो है बिजनेस में रिटेन किया जाए। देखिए जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आते हैं उसका एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज डिविडेंड और एक बार बिजनेस में रिटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको आप वेरियस रिजर्व्स के नाम से P&L, जनरल रिजर्व, इस फॉर्म में बिजनेस में रखते हैं। साथ साथ नोट करते रहिए। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड देने के आपको पता है बड़े सिंपल से 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज कैश डिविडेंड, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड है। इसमें कंपनी जो है पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, 2 रुपये पर शेयर, 1 रुपये पर शेयर, 50 पैसे, 10 रुपये, व्हाट्सोएवर। और नेक्स्ट क्या होता है, जब कंपनी के पास कैश क्राइसिस होता है, कंपनी पे कैश नहीं होता, तो और बहुत ज़्यादा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में इकट्ठे हो जाते हैं। P&L एंड जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली उतना कैश नहीं होता क्योंकि कैश जो है वो फिक्स्ड असेट्स के अंदर या वर्किंग कैपिटल के अंदर फंस चुका होता है। तो उस केस के अंदर कंपनी क्या करती है कि आउट ऑफ दिस P&L एंड जनरल रिजर्व बोनस इशू दे देती है, और बोनस इशू जो है वो एक तरह से कंपनसेट करता है। दो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया कैश में, बट अगर कंपनी ने बोनस इशू भी दे दिया, फ्री में शेयर्स भी बांट दिए, तो वो भी एक तरह से कंपनी के लिए डिविडेंड का काम करता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड की जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स जो है दैट कैन ऑल्सो वर्क एज ए डिविडेंड, बट कॉमन फॉर्म कैश ही रहती है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड ग्रोथ। आपको एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज 2 कंपनीज हैं, A लिमिटेड और B लिमिटेड। A लिमिटेड की पिछले साल जो अर्निंग्स थी वो थी 10 लाख रुपए और डिविडेंड बांटा था कितना, 10 लाख रुपए, पूरा का पूरा। रिटेन्ड अर्निंग्स उन्होंने कुछ भी नहीं रखी। इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी A लिमिटेड की वो थी 50 लाख। ऐसी जो B लिमिटेड है उसकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो कितनी थी, 50 लाख। ठीक है, उसकी भी अर्निंग्स 10 लाख थी। उसने 5 लाख रुपए डिविडेंड बांटा और 5 लाख रुपए बिजनेस में रिटेन किया, मतलब 50% डिविडेंड बांटा, 50% बिजनेस में रिटेन किया। अब करंट ईयर देखिए, कैपिटल एग्जिस्टिंग 50 लाख है, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा डिविडेंड बांट दिया था, कुछ भी नील रिटेन्ड अर्निंग्स रखी थी, नील, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 50 ही रहेगी। लेकिन बी के केस में 50 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, 5 लाख रुपए की रिटेन्ड अर्निंग्स थी, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 55 लाख रुपीस, क्योंकि इन्होंने बिजनेस में रिटेन करा था। अब देखिए 50 लाख की कैपिटल पे ये 10-10 लाख रुपए कमा रहे थे, तो अगर इनका रिटर्न देखा जाए 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ऑन 50 लाख इंटू 100, सो दिस कम्स आउट टू बी 20%, येस और नो। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 50 लाख का 20% ये इस बार कमाएंगे 10 लाख, और ये 55 लाख का 20% कितना कमाएंगे, 11 लाख, येस और नो। नाउ सी, इस कंपनी ने 50% रिटेन किया तो इसकी अर्निंग्स ज़्यादा आई, और इसने रिटेन नहीं किया तो इसकी अर्निंग्स कॉन्स्टेंट आई। अगर आप फॉर्मूले की बात करें, ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशो की अगर हम बात करें तो 10 लाख में से इन्होंने 50% रिटेन किया, 50% बांट दिया, तो रिटेंशन रेशो इज हाउ मच, 0.5, 50%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 20%, हियर कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.2। ठीक है, 0.5 इंटू 0.2 अगर आप करें तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1, और यू कैन कंक्लूड इट टू बी 10%। ठीक है, तो अगर आप ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ देखिए 10 लाख से 11 लाख हुआ, मतलब कंपनी की जो ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, 10% हुई, येस और नो, शो। तो आपको सिंपल सी चीज़, बेशक आप इसको नोट डाउन ना करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ग्रोथ जो है वो किसके इक्वल है, रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, G इज इक्वल्स टू B इंटू R। समझ में आई बात।
चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन की। देखिए देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। उसमें से जो ब्रॉड और मेन फैक्टर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द वेरी फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको डिविडेंड देना है, आप हर बार बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, आपको कैश डिविडेंड भी देना पड़ेगा और कैश डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास कैश भी होना चाहिए। तो वेदर यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स टू पे आउट द कैश डिविडेंड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। अगर कंपनी जो है वो डेट से इजीली फंड रेज कर सकती है एंड इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर अर्निंग्स, तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो डेट के लिए जाए, क्योंकि डिविडेंड देने का जो इशू है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है। देखिए डेट जो होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं डेट के मुकाबले। तो अगर कंपनी डेट फंड रेज कर सकती है, पॉजिटिव है फ्यूचर अर्निंग्स के लिए, तो इट विल गो फॉर डेट ऑल्सो। सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली क्या है, अगर कंपनी अपनी फ्रेश फंडिंग, जो उसे फ्रेश फंड्स चाहिए न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर वो डेट से रेज कर सकती है तो वो डिविडेंड बांटने में हिचकिचाएगी नहीं। लेकिन अगर उसे फ्रेश फंड्स डेट से नहीं ले सकती और उसे इक्विटी ही रेज करनी पड़ेगी, तो बिफोर इक्विटी दे विल प्रेफर टू गो फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इन दिस केस दे विल प्रेफर कि डिविडेंड कम से कम बांटा जाए और बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन किया जाए। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, फ्रेश फंड्स अगर चाहिए और आप डेट से ले सकते हो तो कंपनी को कोई इशू नहीं है, ठीक है, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पास फ्रेश फंड्स डेट से नहीं आ सकते, उसे इक्विटी के लिए जाना पड़ेगा, तो दे विल प्रेफर टू रिटेन द अर्निंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट लेस डिविडेंड। समझ में आई बात? शो जस्ट मैं आपके साथ एक बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आपका एक पैटर्न चला आ रहा है डिविडेंड पे करने का और आप इस साल डिविडेंड नहीं देते हो तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होगा। कहीं आपके स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन ना आ जाए। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री की जो आपकी राइवल फर्म्स हैं वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, वो डिविडेंड पे करती हैं, कितना पे करती हैं, क्या रेशो रहता है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सी। लीगल कॉन्स्टेंट्स लाइक कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट, जैसे आपको कंपनीज एक्ट में कि आपको डिविडेंड जो है वो करंट ईयर प्रॉफिट में से ही दे सकते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट में देना है, तो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अबाउट दैट। तो देयर आर सर्टेन लीगल कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। देयर आफ्टर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, दिस इज समथिंग फॉर ग्रेट यूज। ध्यान से देखिए, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। अगर आपकी ग्रोथ कंपनी है जहाँ पर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया इस कंपनी में भी बहुत ग्रोथ है, तो दे विल प्रेफर टू हैव लेस डिविडेंड और वो चाहेंगे कि आप कंपनी जो भी कंपनी कमाई करे वो बिजनेस में ही लगाती रहे और बिजनेस ग्रो करे। बट अगर कंपनी मैच्योर है, मतलब उसका और फर्दर आगे कुछ उसमें स्कोप नहीं है, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही इसी पर्पज से करते हैं ताकि डिविडेंड मिलता रहे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इंडियन ऑयल जो है, दीज आर द मैच्योर कंपनीज। यहाँ पे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनका एक मकसद होता है कि ठीक है एक डिविडेंड आता रहेगा और थोड़ा थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की, जो मिडिल लेवल पे जो आती हैं वो ग्रोथ कंपनीज मानी जाती हैं, वहाँ शेयर होल्डर्स डिविडेंड कम एक्सपेक्ट करते हैं। दे एक्सपेक्ट कि जो भी पैसा है वो कंपनी में लगता रहे। जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, एग्जाम में आ भी सकती है और ना भी आए तो आपको पर्सनल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। डिविडेंड पैटर्न कैसा रहता है मैच्योर कंपनीज और ग्रोथ कंपनीज के बीच में। मैच्योर कंपनीज की अगर बात करें, हैविंग फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विल शो हाई पे आउट रेशो, क्योंकि उन पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं तो उनका पे आउट रेशो हमेशा ज़्यादा रहेगा। Growth companies on the other hand have low payout ratios. They are in need of funds to finance fast growing fixed assets. और growth company में हमेशा fixed assets में investment बहुत मोटा होता है तो वो इसलिए नहीं कर पाते। Share prices of such companies are sensitive to dividend charges. कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन बहुत रिवर्स आता है और जैसा भी हमने डिस्कस भी किया, इनको कंसिस्टेंट डिविडेंड देना ही पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग रिड्यूसेस द फंड्स ऑफ द कंपनी, दे रिटेन ऑल द अर्निंग्स एंड डिक्लेयर बोनस शेयर टू ऑफसेट द डिविडेंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर। और जनरली ग्रोथ कंपनी जो है वही बोनस शेयर्स पे जाती है क्योंकि उनका कैश जो है फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो रहा होता है।
So a small portion of the earnings are capped to meet emergent and occasional financial. सिर्फ small portion of earnings रखा जाता है reserves में. These companies increase the amount of dividend gradually as the profitable investment opportunities start falling. मतलब जैसे जैसे ये growth से maturity की stage में जाते हैं, अगर आपको याद हो product life cycle भी आप पढ़ते थे एक चीज़, तो जैसे जैसे आप ग्रोथ से मेच्योरिटी की स्टेज में जाते हो वैसे वैसे आप जो डिविडेंड के अमाउंट्स बढ़ाते चले जाते हो. क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती चली जाती हैं. तो दिस इज़ समथिंग गुड फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी चाहिए अच्छे से. इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड की, जिसमें हम देखेंगे इररेलेवेंस थ्योरी, रेलिवेंस थ्योरी. इररेलेवेंस थ्योरी कहेगी कि डिविडेंड इररेलेवेंट है, आप कुछ भी दो या ना दो, दिस इज MM अप्रोच. और रेलिवेंस थ्योरी जो कहेगी डिविडेंड बहुत मैटर करता है, और इस पर हम पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे MM अप्रोच की. देखिए तीनों अप्रोचेज एंड मॉडल के अंदर जो है इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज डेवलप करी. एंड प्रैक्टिकली देखिए, अगर आप कहें कि प्रैक्टिकली ये थ्योरी कितनी अप्लाई होती है, समझने के लिए अच्छा है डिविडेंड पैटर्न को, बट प्रैक्टिकली कोई कंपनी इन अप्रोचेस को फॉलो करते हुए डिविडेंड देती है, दिस इज समथिंग हार्ड टू बिलीव. एंड हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक अपनी डिस्कशन रखनी है कि क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं और क्या इनके फॉर्मूलेज हैं. हम अपनी डिस्कशन वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इन डेप्थ जाना इस चैप्टर के अंदर दैट विल बी कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम. नाउ MM अप्रोच. MM अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से देखिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड डिसीजन. जो कंपनी का शेयर प्राइस है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि डिविडेंड साइज क्या है. अब देखो पहली थ्योरी इसकी यही है, और ये रेलिवेंस थ्योरी इसीलिए बोला गया क्योंकि ये मानते थे कि डिविडेंड इररेलेवेंट है. इन्होंने एजम्पशन ली कि प्रैक्टिकली मतलब कोई टैक्स नहीं होता, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नाम की चीज़ नहीं होती, कोई रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं होता. अब देखो आज के एनवायरनमेंट में तीनों एजम्पशंस लेना कितनी खतरनाक है, आप समझिए. कोई टैक्स नहीं है, इज इट पॉसिबल? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. आज का बिजनेस एनवायरनमेंट जितना अनसर्टेन है आई थिंक हो ही नहीं सकता. तो तीनों एजम्पशंस वही आते हैं, इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिकली से अप्रोचेस फॉलो होती होंगी. इट इज समथिंग हार्ड टू बिलीव. एडवांटेजेस है कि ठीक है अपनी तरफ से लॉजिकल रखा, एक सेटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क दिया. डिसएडवांटेज, ये सारी एजम्पशंस क्वेश्चनेबल हैं और नॉट वैलिड अंडर अनसर्टेनिटी. अब ये हो गया थ्योरी एस्पेक्ट. अब MM अप्रोच ने अपना कुछ फॉर्मूले दिए, ध्यान से देखिए कि जो शेयर प्राइस होता है इन द बिगनिंग, दैट इज शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस D1. D1 is the dividend at the end divided by 1 plus KE, that is cost of equity. सर इसकी डेरिवेशन क्या है? प्लीज़ आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं, यू कैन रेफर मल्टीपल बुक्स फॉर दैट, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट गोइंग इन टू द explanation part of this particular formula. The reason being practically this formula is not applicable, जैसा कि हमने इसकी assumptions के अंदर ही देख लिया. तो please keep it up to the examination oriented also and do not waste your energy on the derivation of this particular formula. Okay? और इन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला दिया वैल्यू ऑफ फर्म का, that is जिसको VF या हम NPO के नाम से बोलेंगे. ये क्या था? N is number of shares जितने हैं कंपनी के बिगनिंग में, डेल्टा N दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू रेज फंड्स, कितने आपने शेयर्स इशू किए फंड्स रेज करने के लिए. तो दिस N प्लस डेल्टा N इज नथिंग बट द टोटल शेयर्स. ठीक है, और उसको आपने इनटू कर दिया P1 से, दैट इज प्राइस एट द एंड, सो दैट आपकी टोटल वर्थ मार्केट में निकल आए. वैसे भी ऐसी निकलती कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उसका जो शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है, माइनस I दैट इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, कितना आप उसमें से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उतना पैसा आपका कम हो जाएगा, प्लस अर्निंग्स ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है, कितनी आपकी अर्निंग्स इस पूरे साल में होने वाली है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का. अब ये दो चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, किस तरीके से होती हैं, पूरे क्वेश्चन से आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा. पहले जो है आप MM अप्रोच, एजम्पशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये फॉर्मूले जो हैं एक बार आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल से जो है इस पूरे के पूरे पार्ट को हम समझते हैं फास्ट. देखिए, AB Engineering Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. Okay. It currently has outstanding 10,000 shares selling at ₹100 each. जो 10,000 शेयर्स एट प्रेजेंट है 100 रुपये का बिक रहा है. तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको गिवन है और आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स हैं जो कि 100 रुपये के हिसाब से बिक रहे हैं. द फर्म इज
कॉन्टेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर, वो सोच रहे हैं कि 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो देखिए डिविडेंड एट द एंड D1 अगर देखा जाए तो वो इन्होंने यहाँ पे दे दिया, कितना D1 इज 5, K इज व्हाट 10%। उसके बाद अगर हम बात करें 10,000 तो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1 लाख एंड हैज अ प्रपोजल ऑफ मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹2 लाख। वो 2 लाख की न्यू इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो दिस इज समथिंग I एंड दे हैव द अर्निंग्स ड्यूरिंग द पीरियड of ₹1 lakh. So this is 1 lakh represents earnings and this represents the investments they are planning. Yes or no? Calculate the value of firm when the dividends are not paid and paid. बहुत सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस रिलैक्स होकर सुनना है आपने। When the dividend is not paid, सबसे पहले प्राइस का फॉर्मूला आपने लिखा, यही फॉर्मूला है। See, what is the price? P0. P0 is what? Price in the beginning. So it is 100. Yes or no? P1 that is price at the end, वो हमें नहीं पता भाई। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? साल की शुरुआत में 10,000 शेयर थे जो 100 रुपए के थे, एट द एंड क्या प्राइस है? वी डोंट नो। केस 1 वी आर अज्यूमिंग डिविडेंड इज नॉट पेड, D1 represents dividend at the end and we are not paying any dividend, so it will be 0. 1 and K, cost of equity is 10%, comes out to be how much? 0.1. Yes or no? So if you will solve it, 1.1 into 100, P1 that is price at the end will be what? 110. Now why it is necessary to compute P1? क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको यहाँ P1 चाहिए, सब कुछ आपके पास है। And you have, देखिए, and you have how much? 10,000 if you will see, और उसके बाद डेल्टा n निकालेंगे, P1 आ गया, I you have, E you have, 1 plus K you have। अब देखिए बड़े आराम से रिलैक्स होके, कंपनी की अर्निंग्स कितनी है? 1 लाख रुपए, और कंपनी को न्यू इन्वेस्टमेंट्स कितने की करनी है? 2 लाख रुपए की। तो अर्निंग्स 1 लाख की है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कंपनी को नए फंड्स कितने चाहिए होंगे? 1 लाख और चाहिए होंगे भाई, अर्निंग्स 1 लाख होंगी जबकि इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख की, तो एडिशनल फंड्स कंपनी को कितने चाहिए होंगे? और 1 लाख रुपए। यस और नो? हाँ या ना भाई? अभी हमने देखा आउट ऑफ ₹1 लाख नथिंग विल बी पेड फॉर डिविडेंड, यही तो है, डिविडेंड इज नॉट पेड। फर्स्ट केस कर रहे हैं अभी, 1 लाख में से कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेगा, देयरफॉर एंटायर अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। यह आपके लिए लिखा है, एग्जामिनर के लिए मत लिख के आना एग्जाम में। अब आपको 1 लाख रुपए फंड्स चाहिए, यस और नो? और आपका जो शेयर प्राइस चल रहा है एट द एंड हाउ मच इट इज? 110। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर फंड्स। इतने शेयर्स आपको इशू करने हैं, या यू कैन कॉल दिस डेल्टा एन। इट इज वेरी सिंपल कि कितने आपको एडिशनल फंड्स चाहिए, एडिशनल फंड्स जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय P1। इट इज वेरी सिंपल। अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला आपके पास है, n प्लस डेल्टा एन P1 माइनस I प्लस E 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ठीक है, n इज 10,000, डेल्टा n इसको हमने एज इट इज लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना है। P1 इज 110, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, अर्निंग्स वर 1 लाख, दिस इज 1 प्लस 0.1। नाउ सी 110 इंटू 10,000 अगर आप करेंगे, सो दिस विल बी 11 लाख। 110 से 110 गया, दिस विल बी 1 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, सो 112, this will be 11 lakh by 1.1, so if you will solve it this will be how much? 10 lakh। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आई? 10 लाख रुपए। बहुत सिंपल, आपने क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने देखा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या नहीं गिवन। आपने देखा दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज n, दिस इज समथिंग P0, दिस इज D1, ठीक है, दिस इज समथिंग I, दिस इज समथिंग E, ठीक है। In the first case we are assuming it is not paid, so D1 will be 0, that's it. In another case we have to assume dividend will be paid, when dividend is paid, तो देखिए सब कुछ सेम है, P0 वही 100, बस इस बार D1 5 हो जाएगा क्योंकि हम मान रहे हैं डिविडेंड पे किया गया 1.1, सो दिस विल बी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा इनटू, तो 110 P1 प्लस 5, सो दिस विल बी 105, ठीक है।
अब अगेन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखें जब आपने डिविडेंड पे नहीं किया था तो आपकी अर्निंग्स थी 1 लाख, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, तो आपको एडिशनल फंड्स कितने चाहिए थे? 1 लाख। लेकिन क्योंकि सेकंड केस में आप डिविडेंड पे करने जा रहे हैं 5 रुपये पर शेयर, तो आप पे उतने फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है 1 लाख, आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 10,000 शेयर्स हैं, 5 रुपये पर शेयर आप डिविडेंड दे रहे हैं, तो 50,000 तो यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिर्फ 50,000 रुपये बचेंगे, जबकि आपका एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए। आप देखिए यहाँ पर डिविडेंड नहीं था तो सारा का सारा यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर out of 1 lakh you have to distribute rupees 50,000 as a dividend, so only rupees 50,000 is available for additional investment. So 2 लाख चाहिए, 50,000 यहाँ से आ जाएगा, तो एडिशनल फंड सब कितने चाहिए आपको? 1.5 लाख। ये कैसे आए? क्योंकि 2 लाख में से 50,000 रुपये जो हैं वो आप रिटेन्ड अर्निंग्स में से ले लेंगे। दिस इज समथिंग वी कैन कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। यस और नो? अब 1,50,000 है और आपका मार्केट प्राइस कितना है? 105, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 105। समझ में आई बात? श्योर। अब अगेन सेम फॉर्मूला, n प्लस डेल्टा एन P1 माइनस I प्लस C, 10,000 1,50,000 बाय 105। ये हमने एज इट इज ले लिया फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। दिस 2 लाख 1 लाख 1 प्लस 0.5, सो 10,000 इंटू 105, 10,50,000, 105 से 105 गया, दिस विल बी 150 माइनस 2 प्लस 1, 1.05, and when you will solve it you will find out it will be 10 lakh. See, in the both the cases, चाहे आपने डिविडेंड नहीं पे किया या डिविडेंड आपने पे किया, in both the cases you can see that value of firm is how much? 10 lakh. And this is something which is the MM approach says कि market value of share is not affected by the dividend size. जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज रिमेन सेम। यही तो कहना चाहते थे MMG, और इसमें सिर्फ ये 2 चीज़, और इसी तरीके का एक प्लेन क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आ सकता। फ्री के नंबर हैं, एकदम फ्री के जिसे बोलते हैं, 5 मार्क का फ्री का क्वेश्चन, यही इंफॉर्मेशन, और इससे ऊपर कुछ वो बन ही नहीं सकता। देखिए प्रैक्टिकली इस थ्योरी की कोई अप्रोच नहीं है, क्योंकि एजम्पशंस ऐसी खतरनाक ली हैं इन्होंने जो कि आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट आपके उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी थ्योरी है, तो आपने इसे समझा कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको इस पे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं वॉल्टर्स मॉडल। क्या कहता था? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस अफेक्ट होता है डिविडेंड पर शेयर से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, एंड रिटर्न कितना है इन्वेस्टमेंट से। इसीलिए हमने इसका नाम दिया था थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। आप देखिए रेलिवेंस थ्योरी, डिविडेंड इज रेलिवेंट। अगले 2 मॉडल्स वॉल्टर एंड गॉर्डन दोनों में होगा, अभी हम वॉल्टर की बात कर रहे हैं। चलिए अब इनकी एजम्पशन क्या थी कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग से होंगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी चलिए एजम्पशन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। प्रैक्टिकली ये भी नहीं होता, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज टू मच अनसर्टेन दैट यू कैन नॉट से कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट रहेगा। देयर आर नो टैक्सेस, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड परपेचुअल लाइफ ऑफ फर्म की फर्म जो है उसकी नेवर एंडिंग लाइफ है। तो दीज आर 5 एजम्पशंस ऑफ वॉल्टर मॉडल जिसपे इन्होंने इसको डेवलप किया। अगर एडवांटेज देखें तो सिंपल है, कंसीडर डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक डिविडेंड पर शेयर के ही फॉर डिसाइडिंग मार्केट प्राइस। वहाँ की तरह नहीं कि डिविडेंड पर शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता MM अप्रोच में जैसा था। डिसएडवांटेज की बात करें तो टैक्सेशन इग्नोर किया, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रैक्टिकली सारी रिटेन्ड अर्निंग से पॉसिबल नहीं है इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करना। देखिए थ्योरी पूछी जा सकती है आपसे 3 नंबर तक, तो इसको एटलीस्ट ये मिनिमम थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसे आप एटलीस्ट लिख पाएँ एग्जाम के अंदर। अब इनका क्या फॉर्मूला था? तो आइए, डिविडेंड पर शेयर ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज अर्निंग पर शेयर, दिस इज डिविडेंड पर शेयर, एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू कंप्यूट EPS एंड DPS। देखिए डिविडेंड पर जो भी EPS आता है, ठीक है, उसका एक पार्ट जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में जाता है और एक पार्ट जो है बिजनेस में रिटेन किया जाता है। सपोज 5 रुपये EPS आया, कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड बांटा, तो कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर बिजनेस में रिटेन किया।
अब अगेन इसके बेसिस पर बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हमें देखने हैं। उससे पहले वॉल्टर मॉडल के कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिए। वॉल्टर मॉडल का क्या कहना था कि अगर आर जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ग्रेटर है, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं आपकी कंपनी से 15%, लेकिन आप तो कमा रहे हैं 20%, तो आप ग्रोथ स्टेज पे। और उस केस के अंदर आपको जीरो डिविडेंड पे करना चाहिए, आपको सारा पैसा बिजनेस में लगा देना चाहिए। कांस्टेंट है, मतलब दोनों सेम है। तो उस केस के अंदर एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, चाहे आप 20% पे करो, चाहे आप 80% पे करो, एवरी रेशियो इज ऑप्टिमम। बट अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, रिटर्न कम है, तो आप 100% जो कमाई है वो एज ए डिविडेंड जो है बांट दें। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में तो ग्रोथ रह नहीं गई। तो शेयर होल्डर्स को अगर 100% आप बांट देंगे तो शेयर होल्डर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दीज फंड्स एल्सवेयर। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है वॉल्टर मॉडल के अंदर कि ग्रोथ, कांस्टेंट एंड डिक्लाइन उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ग्रोथ कब है, जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, दोनों इक्वल है, कांस्टेंट। डिक्लाइन कब है? जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, और बता दिया कि किस केस कंडीशन में आपको क्या करना है। अब यहाँ कोरिलेशन गिवन है, कोरिलेशन बिटवीन डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। देखिए क्या बोला कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है तो जीरो डिविडेंड दो, मतलब कम से कम तो भैया जीरो ही हो सकता है। तो मार्केट प्राइस ज्यादा से ज्यादा होगा, मतलब अगर ये स्टेज है तो जितना डिविडेंड आप कम दोगे उतना मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। यहां पे क्या बोला? जितना डिविडेंड ज्यादा दोगे उतना मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप डिक्लाइन का मतलब हो गया मैच्योरिटी। आप मैच्योरिटी स्टेज में आपसे शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड डिविडेंड करते हैं, जितना आप डिविडेंड देंगे उतना आपकी कंपनी के लिए फ़ायदा है, लागे लोग इन्वेस्टमेंट करते रहें और वो डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर कहीं और लगाते रहेंगे। और कांस्टेंट है तो नो कोरिलेशन। इसके ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी का। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है इसके ऊपर। XYZ लिमिटेड अर्न करती है 10 रुपये पर शेयर। ओके, कैन आई से दिस इज EPS? Capitalization rate and return on investment, this is cost of equity, and this is something how what R. If you can see, R is greater than KE because it is 12%, it is 10%, so it is in the growth stage, so optimum payout ratio should be 0, कम से कम। यही आपने तो पढ़ा है यहाँ पे भी, yes or no? So since it is the optimum dividend payout ratio is 0, according या आप वैल्यूज पुट करिए। अगर आप डिविडेंड 0 पे करते हैं, फॉर्मूला ये है D + R के E - D / KE 0, दिस इज 0.12, दिस इज 0.10, अर्निंग इज 10, डिविडेंड यू आर पेइंग 0, दिस इज 0.10, सो प्राइस विल बी 120। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट, सो दिस इज 120। आप यहीं पे आंसर छोड़ेंगे एग्जाम में, इट वुड बी सफिशिएंट, इससे आगे नहीं करना। जस्ट टू क्रॉस चेक, हम एक बार ये मान के चलते हैं कि हमने 25%, 50%, 75% या 100% डिविडेंड पे किया। लेट्स सी, अब अगर 10 रुपये EPS है और आप उसमें से 25% डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब 2.5 रुपये पर शेयर जो है आप डिविडेंड दे रहे हैं। 75% मतलब 7.5 रुपये जो है वो आप बिजनेस के अंदर रिटेन कर रहे हैं। यस और नो? तो अकॉर्डिंगली इफ यू विल से दिस फॉर्मूला इज D + R KE E - D divided by KE. So dividend you are paying 2.5. This is 0.12, 0.12, 0. Earning is 10. Dividend is 2.5, and this is KE. So you can see it is 115. Same way at 50% you will check 110, 75%, 105, 100%, 100. So you can see कि market price सबसे ज़्यादा कब आया? जब आपका dividend 0 था। तो ये जस्ट एक क्रॉस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है ये सारी की सारी चीज़। आप सिर्फ एग्जाम के लिए इतना सॉल्यूशन दे के आएंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। गॉट इट? मेन खेल जो है
थ्योरी इसका है कि थ्योरी क्या कहती है। अगर आपको पता है तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, अगर आप थ्योरी भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, तो समथिंग कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में दिक्कत आएगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नेट प्रॉफिट कंपनी के हैं, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए इस बार, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अगेन यू कैन सी दैट आर इज ग्रेटर देन के ई। कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। क्वेश्चन ही घुमा दिया इस बार कि हमें शेयर प्राइस 42 रुपये रखना है तो कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। तो सी इट्स वेरी सिंपल, 30 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 लाख का 12% कितना जाएगा 12, तो बाकी किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। येस और नो? श्योर। कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, हाउ मच इट इज 3 लाख। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स 18 लाख बची हैं और कंपनी के 3 लाख शेयर हैं, तो व्हाट विल बी द ईपीएस, इट इज गोइंग टू बी 6 पर शेयर। येस और नो? अब आपको कुछ नहीं करना, देखो जो फॉर्मूला आपके पास है प्राइस निकालने का ही है, एंड दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज डी प्लस आर के ई माइनस डी अपॉन में के ई। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, ये आप पी ले लेंगे, कितना चाहिए आपको 42, ठीक है। डिविडेंड आपको निकालना है तो डी यही रहेगा, आर आपको पता है, के ई आपको पता है, ई पता है, डी पता है, के ई पता है। जस्ट पुट द वैल्यू सिंपली। सी दिस इज 42, ये आपको निकालना है, दिस इज 0.20, 0.16, दिस इज 6 एंड डी आपको निकालना है। सो नाउ सी इफ यू विल सी दिस, सो 0.16 42 से जाके मल्टीप्लाई हो, सो दिस विल बी 6.72 और दिस विल बी एक स्टेप इसमें कम है जिससे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, इसलिए लिख रहा हूँ 0.16 6 माइनस डी। ये ऊपर वाली चीज एज इट इज है देखिए, और ये 42 इंटू 0.16 करके आपका 6.72 जो है वो आ गया। नाउ 0.16 0.20 इंटू 6, दिस विल बी 1.2 माइनस 0.20 डी, 0.16 6.72, ठीक है। Now this will be 1.0752, 0.16, 1.2 minus 0.20 D। इसके साथ यहाँ पे D भी है, सॉरी। So 1.2 minus 1.0752, 0.16 D, 0.12 D माइनस 0.4 होता है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 0.04 D, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ निकाल रखी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास 3.12 आ जाएगी, मतलब इतने रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड देना चाहिए। अब उसने ना पे आउट रेशो पूछी आपसे, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो आप पढ़ भी चुके हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100। ये आप रेशो एनालिसिस में देख भी चुके हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100। डिविडेंड पर शेयर इज 3.12, ईपीएस आपने निकाल लिया 16 इंटू 100, तो पे आउट रेशो आपका 52%। अगर ये लास्ट स्टेप आप नहीं करके आए तो एक नंबर आपका कट जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। तो 2 तरह के क्वेश्चन ही इसके ऊपर बनते हैं जो आपके साथ डिस्कस किए। फटाफट ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार अपने हाथ से कर लीजिए, अपने आप करिए, जहां फंसे तब सॉल्यूशन देखिए, तभी इन चीज़ों का फायदा होगा। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल की अपनी अजम्पशन थी सारी इक्विटी है, कोई फर्म में डेट नहीं है। मतलब अगर लीवर्ड फर्म है तो उसके ऊपर गॉर्डन मॉडल लगेगा ही नहीं, अनलीवर्ड फर्म के लिए है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रोथ रेट, रिटेंशन रेशियोज कांस्टेंट हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग से फाइनेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि
इक्विटी डेट तो रेज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मानना था ऑल इक्विटी नॉट डेट इन फर्म। तो ये 4 एजम्पशंस और अगेन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं, आप देख सकते हैं। तो डिसएडवांटेज अपने आप लिख लेंगे आप इसके, कि सबसे पहला कि लीवर्ड फॉर्म पे अप्लाई नहीं होता, प्रैक्टिकली आईआर के ग्रोथ रेट ये सब कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। एडवांटेज में है इजी टू अंडरस्टैंड, और फर्स्ट एडवांटेज अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए गॉर्डन मॉडल में बेसिकली इनिशियल थ्योरी है और बाद में एक और थ्योरी है। हम अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको ईपीएस गिवन है या ईपीएस गिवन नहीं, अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है या क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अकॉर्डिंगली यू विल यूज द फॉर्मूला। अगर ईपीएस गिवन है तो आप मार्केट प्राइस निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, E1 1 minus B KE minus BR. E1 is EPS, B is the retention ratio. तो 1 minus B will be the payout ratio, मतलब 40% अगर आपका पे आउट है तो 60% क्या होगा, रिटेन होगा। यस और नो भाई, जो भी ईपीएस आता है उसी में से तो आप एक पार्ट पे आउट करते हो और एक पार्ट रिटेन करते हो, तो बी इज रिटेंशन रेशो, तो 1 माइनस बी एक तरह से पे आउट रेशो हो जाता है। तो अगर पे आउट रेशो क्लियरली गिवन है तो आप सीधे लिख देंगे, रिटेंशन रेशो गिवन है तो इट इज बी, तो 1 माइनस करके लिखेंगे। के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि नो डेट्स इन द फर्म तो इसे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और यू कैन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बी आर ए हमने स्टार्टिंग में देखा था ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ईपीएस गिवन है। और इसके अंदर भी सेम चीज जो आपने बात की थी पहले, ग्रोथ है कब, अगर आर ज्यादा है के से तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो होगी 0, इक्वल है कोई ऑप्टिमम रेशो नहीं है, के ही ज़्यादा है आर से तो 100%। इट इज सेम एज वॉल्टर मॉडल, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गॉर्डन मॉडल से डिविडेंड पे आउट 25%, 50, 100%। आपको प्राइस निकालना है जब डिविडेंड पे आउट रेशो इतना इतना है, सिंपल एकदम। नेट प्रॉफिट है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, उसके बाद आ जाएगा आपके लिए इक्विटी के लिए कितना बचा, उससे ईपीएस आ जाएगा आपका सी, दिस 18 लाख, फिर नंबर ऑफ शेयर्स आपके 3 लाख हैं, तो ईपीएस आपका कितना आ गया 6। द फॉर्मूला इज दिस। अब हेयर E1 स्टैंड्स फॉर ईपीएस, यस और नो। ईपीएस आपका कितना है 6 है। इसके बाद बी, द बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, द बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशो। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल, उन्होंने आपको बताया था कि पे आउट जो है 25% है, 50 है और 100 है। तो जब इन्होंने यही बता दिया पे आउट, इट इज पे आउट रेशो मीन्स 1 माइनस बी। तो आई थिंक रिटेंशन रेशो पे आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 माइनस बी क्या था वो हमने देख लिया था, इट्स पे आउट रेशो। जब वो गिवन है तो आप क्यों खामखा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो दिस इज 6, 1 माइनस बी दैट इज 0.25, फिर के इज दिस इज 0.16, ये आपको यहाँ पर गिवन है, यस और नो। इसके बाद दिस इज बी आर। अब बी इज व्हाट, रिटेंशन रेशो। तो इफ 25% इज पे आउट, so 75% will be retention ratio. So B it will be 0.75 and R here it is given return on investment 20%, 0.2. So this will be 0.15, 0.16, 1.5. So this is 150. एकदम सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी, आई थिंक आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इफ इट इज़ 50 तो 6.5। अगेन यहाँ पे बी, अगर डिविडेंड पे आउट 50 है तो रिटेंशन भी 50 होगा, इट्स आर, वैल्यू विल बी 50। इफ इट इज़ 100 मीन्स आप सारा का सारा डिविडेंड बांट देते हैं, 6 into 1, 0.16, रिटेन आपने 0 किया, 0.2, दिस 37.50। तो आप देखें 150 पे जो है वो अभी हाल फिलहाल ज़्यादा आ रहा है, और खैर हमें तो तीनों पे ही निकालना था, हमने अपना काम कर दिया। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको ईपीएस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को खुद रिवाइज किया और उसको बर्ड इन हैंड थ्योरी का नाम दिया, रिवाइज्ड डिविडेंड मॉडल बाय गॉर्डन। बर्ड इन हैंड थ्योरी की अजम्पशन थी कि इन्वेस्टमेंटर जो है वो रिस्क को अवॉइड करता है और वो
डिस्काउंट करता है द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच पोस्टपोन्स डिविडेंड एंड पे हायर प्राइस फॉर शेयर्स ऑन विच करंट डिविडेंड्स आर पेड। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिविडेंड को पोस्टपोन करती है, उसमें जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे इन्वेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि डिविडेंड वो डेफर कर रहे हैं। और ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड दे रही हैं, लगातार डिविडेंड दे रही हैं, उनके लिए शेयर होल्डर ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क अवॉइड करना चाहता है। ये इन्होंने बर्ड इन हैंड थ्योरी अपनी गॉर्डन मॉडल को रिवाइज किया। इसको ही हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोला। जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए, DDM अगर लिख दिया जाता है या बर्ड इन हैंड थ्योरी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ गॉर्डन थ्योरी। इसके अंदर जो फॉर्मूला इन्होंने दिया, इट्स विदाउट EPS। इसमें EPS की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपकी पहचान ही यही होगी, EPS क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। अगर EPS गिवन नहीं है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। P0 इज मार्केट प्राइस, D0 इज करंट ईयर डिविडेंड, G इज ग्रोथ रेट। अब देखिए, KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या कहना था कि अगर R ज़्यादा है KE से तो शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगा एज डिविडेंड रेशो डिक्रीजेस, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी R से ज़्यादा है तो शेयर प्राइस डिक्रीज करेगा एज डिविडेंड पे आउट रेशो डिक्रीजेस। तो ये तो खैर वही चीज़ है जो आपने पढ़ी हुई है कि अगर R ज़्यादा होता है KE से तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, और अगर ग्रोथ है तो जितना पे आउट रेशो 0 रखोगे उतना शेयर प्राइस मैक्सिमम आएगा। वही चीज़ है एकदम, उसमें कुछ नया नहीं है। बस आपको मेन याद रखना है फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब EPS गिवन नहीं है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। अदरवाइज यू विल गेट कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड कि इतने कब क्या करना है। थ्योरी में गॉर्डन मॉडल, एजम्पशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मार्केट प्राइस अगर EPS गिवन है, मार्केट प्राइस अगर EPS गिवन नहीं है, और EPS गिवन नहीं है, इट्स अ बर्ड इन हैंड थ्योरी जिसकी अपनी उन्होंने एजम्पशन ली कि इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड करता है और ऐसे शेयर को लेना जो डिविडेंड पोस्टपोन कर रहे हैं उसको वो लेना कम पसंद करता है, इसलिए उसको सस्ते रेटों पे लेना वो चाहेगा। अब फॉर्म क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नो ग्रोथ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कंप्यूट द करंट मार्केट प्राइस। टेल मी EPS गिवन है या नहीं? नो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? D0 1 + G KE - G, यही फॉर्मूला लगेगा। अब इट्स अ नो ग्रोथ कंपनी, सो ग्रोथ इज गोइंग टू बी 0। नाउ डिविडेंड इज 5 एंड KE इज हाउ मच? 0.1, so 5 divided by 0.1, 5 by 0.1 50। एक्चुअली इन्होंने D/KE कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तो Z तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो D0/KE इन्होंने सीधे लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लिखें ऐसे लिखें, एक ही बात है। शेयर कैपिटल है इतनी, डिस्ट्रीब्यूट्स करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम, मतलब ₹2 पर शेयर। एनुअल ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर अप्लाइंग गॉर्डन मॉडल, ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल से आपको निकालना है। तो D0 1 + G KE - G। सी डिविडेंड पर शेयर इज 20%, तो जो फेस वैल्यू है उस पर डिविडेंड जाता है, ये आपको पता ही है, 2 पर शेयर हो गया। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट इज 2%, यू कैन राइट इट 0.02। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15, दैट इज 0.15। जस्ट पुट द वैल्यूज, सो इट विल बी 15.69। समझ में आया? एकदम सिंपल है। आप देखिए, नो EPS इन द क्वेश्चन। अ फर्म हैड बीन पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर लास्ट ईयर। The estimate growth of the dividend from the company to be 5% per annum. Determine and estimate market price if the estimated growth rate of dividend is 8, falls to 3%. Okay. तो आपको निकालना है estimated market price अगर growth 8% और 3% है। ठीक है, देखते हैं इसे। ऑल्सो फाइंड द प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। प्रेजेंट मार्केट पर शेयर भी निकालना है। तो प्रेजेंट मार्केट में तो अभी ग्रोथ रेट 5% है, मतलब 3 केसेस हो गए। ग्रोथ रेट 5% है, ग्रोथ रेट 8% है, ग्रोथ रेट 3% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है KE। क्वेश्चन में EPS गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
बस खत्म, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अदरवाइज यू विल गेट completely confused in the exam. Now dividend is 2, 1. The growth rate in the first case is 5%, 0.05, K is 0.15, 0.05, this will be 21. 8% हो जाता है 1.08, 0.15, 0.08, this will be 30.86. एंड अगर फॉल हो जाता है 3% तक तो 2, 1, 0.03, 0.15, 0.03, दिस विल बी 17.17. आप देखिए कुछ भी नहीं है, इतना तामझाम अगर आप इसे देखें तो सिर्फ ले दे के दो चीज़ें, विदाउट EPS you have to use this formula, with EPS you have to use this formula in what Gordon's model. और एडवांटेज यही, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल रिलेट्स प्रेजेंट स्टॉक प्राइस विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो, क्योंकि इन्होंने जो नई थ्योरी दी थी बर्ड इन हैंड, उसमें उन कंपनीज को प्रेफरेंस दी जो डिविडेंड देती हैं और शेयर होल्डर उसी कंपनी को प्रेफरेंस देता है, और जो कंपनीज डिविडेंड अवॉइड करती हैं उनके शेयर को वो डिस्काउंट करता है, मतलब सस्ते रेटों पे लेना चाहता है. तो एक कहीं ना कहीं रेलिवेंट थ्योरी थी. सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल्ड एज गॉर्डन्स मॉडल. इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड बस दो ही चीज़ आपको जो इसमें मेन ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला कब कौन सा यूज़ होगा.